नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 21A, ठीक है, इसे जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक। तो इसमें क्या कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन क्या करवाई जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये किसके ऊपर थोपा गया है, राज्यों के ऊपर है, ठीक है, कि राज्य को ऐसा करना है। तो यह एक क्या है, मौलिक अधिकार है। तो सीमाएं, इसके कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। कौन सी सीमाएं हैं, 6 वर्ष से कम, तो ध्यान रख लेना प्री स्कूलिंग इसके अंतर्गत नहीं आता, और ना ही 14 वर्ष से अधिक मतलब हायर एजुकेशन, ठीक है, तो इसके अंतर्गत नहीं आती। तो मतलब इसमें अगर देखा जाए एक तरह से तो पहली से लेकर लगभग 8वीं तक की कक्षाएं ही शामिल होती है मोटे तौर पर इससे, ठीक है। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। और कौन सी एजुकेशन होगी यहाँ पर, एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक शिक्षा होगी। क्लियर। तो अब इसी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, आर्टिकल 21A को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास आएगा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। असल में यह कार्य कैसे करता है तो उसके बारे में है, ठीक है। तो 25% आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है निजी स्कूलों में, किसके लिए, गरीब बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखो सरकारी स्कूल में दरअसल में बच्चा जाता है किसका है, गरीब परिवारों से। अब ऐसे में मान लीजिए, ठीक है, सरकार ने बोल दिया कि ठीक है हम मानते हैं कि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन का स्तर उतना बेहतर नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी अच्छे स्कूल में कोई बच्चा जाना चाहता है, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है, या आसपास में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल है, तो वहाँ हम बच्चे को भेजना चाहते हैं। तो क्या वहाँ पर गरीब बच्चों के लिए आरक्षण है, तो बिल्कुल है, ठीक है। तो 25% रिजर्वेशन दिया गया है निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, किसके लिए, गरीब बच्चों के लिए। इसके अलावा होती है नो स्क्रीनिंग, मतलब प्रवेश के लिए कोई भी टेस्ट या इंटरव्यू नहीं करवाया जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद है नो फिजिकल पनिशमेंट, मतलब बच्चों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देना क्या है, मना है, मतलब बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाना, ठीक है। तो आने वाली जो जनरेशन है वो बच गई, लेकिन हमारी तो खूब मार कुटाई हुई है, ठीक है। और इसके अलावा आता है नो डिटेंशन पॉलिसी। इसके तहत तो क्या होगा कि 8वीं कक्षा तक बच्चे को फेल नहीं करने की नीति है। अब ये किस पर निर्भर करता है, राज्यों पर निर्भर करता है कि वो बच्चे को फेल करे या ना करे, ठीक है। तो बस अब बच्चे को मतलब, अब देखो अगर आप इन चीज़ों को डेप्थ में पढ़ोगे तब आपको रियलाइजेशन होगा कि एजुकेशन जो है वो किस तरफ जा रही है। पहले हम लोगों को देखो, हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे तो 8वीं जो होती थी वो बोर्ड के हुआ करती थी, तो हमें डर रहता था कि नहीं 8वीं बोर्ड के एग्ज़ाम है, पढ़ना है। तो घर वाले भी हमारे अलर्ट रहते थे कि नहीं भाई बोर्ड के एग्ज़ाम है, बच्चे को क्या करना है, पढ़ाना है, इसको ट्यूशन रखवाना है, इसको घर का काम नहीं करवाने देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने को। तो ये चीज़ें हैं। तो अब बच्चा मान लो 8वीं तक फेल होगा ही नहीं, ठीक है। तो बस फिर बच्चा क्या करेगा, मौज मस्ती तो करेगा, खिचड़ी खाएगा, चावल खाएगा, दाल भात ही तो खाएगा, और क्या करेगा फिर वो, ठीक है। तो एजुकेशन का फिर लेवल खुद ही देख लो। अब बच्चे को यही नहीं पता लगेगा कि अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है, ठीक है। द्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है, इनके बीच में तो अंदर तो पता नहीं उसको। तो फिर एजुकेशन का लेवल देखिए डमाडोल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जब आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सर सिर्फ और सिर्फ आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जब आप चीज़ों को जानने के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तब आप और सीखते हो, ठीक है, कि कमियां कहाँ रह गई हैं, ठीक। चलिए, उसके अलावा और कुछ अपवाद हैं, ठीक है। तो अब शिक्षा के अधिकार का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी जाकर मुंह उठा के बोलोगे कि यहाँ मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, नहीं। कुछ जगह पर आपके ऊपर क्या लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट और रिलीजियस इंस्टीट्यूट, जो आर्टिकल कहाँ आएगा, 30 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 25% का आरक्षण है वो लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूट है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, वो माइनॉरिटीज के लिए डेडिकेटेड है, अल्पसंख्यकों के लिए डेडिकेटेड है, वो गरीबों के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, अल्पसंख्यक। और अल्पसंख्यक कितनी तरह के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कब, जब हम आर्टिकल आएंगे 30। यहाँ बताऊंगा मैं आपको कि अल्पसंख्यक दो दरअसल में होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। इसी तरह रिलीजियस शिक्षा, ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो मदरसे या वैदिक पाठशाला जो गुरुकुल वगैरह होते हैं, राइट टू एजुकेशन के दायरे से क्या है, ये बाहर है। तो आप अपने बच्चों को लेकर चले गए कि गुरुकुल में जाऊंगा मैं तो अपने बच्चों को लेकर, या अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ाऊंगा, नहीं। पहले चेक कर लेना कि क्या वो चीज़ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। बस ये कुछ इसके एक्सेप्शन है, इनको याद रखना है, ठीक। अब आता है आर्टिकल 20। तो अभी हमने देखा 21
और 21A देखा। अब आएगा हमारे पास कौन सा आएगा, आर्टिकल 22 आएगा। ठीक है, तो अब ये आता है गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा कवच। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन है कि आपको जब भी देखो गिरफ्तारी भी आपकी जो होगी वो दो तरह से होगी। पहली गिरफ्तारी जो रहेगी मतलब आपके जो तार हैं, आपके जो कनेक्शन है किसी जुर्म के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और दूसरा है आपके ऊपर क्या है, सिर्फ पुलिस को शक है या फिर संदेह है, तो उस आधार पर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो मतलब आपकी जो गिरफ्तारी है, आपको जो डिटेन किया जा सकता है वो दो आधारों पर किया जाता है। पहला आएगा प्यूनिटिव मतलब दंडात्मक, दूसरा आएगा निवारक मतलब प्रिवेंटिव। मतलब अभी आपने क्राइम किया नहीं है, पुलिस को संदेह है कि आप क्राइम करने वाले हैं। ठीक है, तो अपराध करने के बाद की गिरफ्तारी। ठीक है, तो मतलब ये होगी सामान्य परिस्थितियां, मतलब आपके तार जो हैं, आपके कनेक्शन किसी जुर्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी तो बकायदा आपको कुछ राइट्स मिले हुए हैं, आप उनसे गिरफ्तार होने का कारण पूछ सकते हो, किस जुर्म में मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, कहाँ ले जाओगे कहाँ नहीं, तो आपको कुछ सर्टेन राइट होंगे। यहाँ कुछ ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहीं वही लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा कवच मतलब आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो दंडात्मक का मतलब होता है प्यूनिटिव, प्यूनिटिव का मतलब पनिशमेंट, मतलब अब आपने कोई जुर्म कर दिया है, अब आपको जो है पनिशमेंट के लिए तैयार करा जा रहा है। तो अपराध करने के बाद की गिरफ्तारी कौन सी परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में। अपराध करने से पहले शक के आधार पर गिरफ्तारी विशेष परिस्थितियों में। तो दो रास्ते हैं। ठीक है, आपके अधिकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस रास्ते पे हैं, आप इस वाले तार जुड़े हुए हैं या फिर संदेह के तार हैं। ठीक, तो देखिए सामान्य परिस्थितियों में कहा गया है, नॉर्मल कंडीशंस में कहा गया है कि सामान्य गिरफ्तारी में आपको तीन नहीं मैं बोलूँगा चार अधिकार हैं। ठीक है, सबसे पहला गिरफ्तारी का आधार जानने का आपको अधिकार है। ठीक है, मतलब पहला आ गया कारण कि मेरे को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, किस जुर्म में मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का आपको क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो राइट टू डिफेंड मतलब आपको एडवोकेट, अगर आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट वकील कर लोगे, अगर आपके पास नहीं है फिर आपको सरकारी वकील ही मुहैया करवाया जाएगा। ठीक है, और तीसरा आता है जब पुलिस आपको मतलब पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, आपको वकील भी दे दिया, फिर आप पुलिस क्या करेगी आपको, ठीक है, 24 घंटे के भीतर 24 आवर्स के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने क्या करेगी, पेश करेगी। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और चौथा आएगा इसमें पॉइंट जो मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया, चौथा जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, राइट टू रिलीज। अगर मजिस्ट्रेट पाता है कि आपके ऊपर जो पुलिस ने आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं तो फिर आपको क्या किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। अगर सही है फिर आपको जो है वो पुलिस रिमांड पर भेजा जाएगा। क्लियर, तो सबसे पहला वारंट, दूसरा आपको डिफेंड या फिर वकील, तीसरा मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, और चौथा होगा राइट टू रिलीज। ये चार अधिकार हैं आपको कब, जब आपके तार किसी जुर्म के साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में। उसके अलावा अब आता है, ठीक है, अपवाद, मतलब अब आपकी जो गिरफ्तारी हो रही है वो किसके आधार पर हो रही है, तो अब आपकी जो गिरफ्तारी हो रही है वो किसके आधार पर हो रही है, शक के आधार पर हो रही है। तो आपको अब वो चार अधिकार नहीं मिलेंगे, वहाँ कुछ नहीं है। ना आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो, ना आप क्या कर सकते हो, दलील कर सकते हो, और ना ही आप क्या कर सकते हो, वकील कर सकते हो। मतलब यही है। तो इसी एक्ट को 1919 में किस नाम से जानते थे हम, रोलेट एक्ट के नाम से। ठीक है, रोलेट एक्ट, जिसे क्या बोला जाता था, काला कानून। तो ये देखिए आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ये चीज़। ठीक है, और इसी का जो इस्तेमाल है वो सरकारें क्या करती हैं, इसका मिसयूज करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो जब भी पुलिस आपको शक के आधार पर गिरफ्तार करने आएगी तो वो चार राइट नहीं आपके पास कि कारण बताओ, वकील करो, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी तो आप 3 महीने के लिए सीधा अंदर हैं। ठीक है, तो 3 महीने तो समय सीमा। ठीक है, तो 3 महीने के लिए कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक, तो अगर आपकी
डिटेंशन को 3 महीने से ज़्यादा, मतलब 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाना है तब तो समय सीमा तो बिना सलाहकारी बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड की अनुमति से अधिकतम 3 महीने। ठीक है, तो अगर 3 महीने हो गए हैं आपको जेल में, शक के आधार पर आपकी गिरफ्तारी हुई है, तो 3 महीने के बाद अगर आपकी डिटेंशन को बढ़ाना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस एडवाइजरी बोर्ड में क्या होंगे, हाईकोर्ट के क्या होंगे, जज होंगे। ठीक है, उसके बाद अब वही है ना कि गिरफ्तार करने का कारण बताना है या नहीं बताना है, ये टोटल डिपेंड करता है किसके ऊपर, पुलिस के ऊपर। और सामान्य परिस्थितियों में पुलिस नहीं बताती बिल्कुल भी। तो कारण बताना, तो हिरासत का कारण बताया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रख लेना पब्लिक इंटरेस्ट में जनहित के खिलाफ ना हो, मतलब इसलिए नहीं बताया जाता है। ठीक है, बस मोटे तौर पर ऐसे याद रख लेना कि जब भी आपकी जो गिरफ्तारी होगी शक के आधार पर, तो आपके पास 3 महीने का समय, कोई नहीं आपको पूछने वाला, ना अपील, ना दलील, ना वकील। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा हो गए आपको, आपकी कस्टडी बढ़ानी है, तो एक एडवाइजरी बोर्ड गठन किया जाएगा। उस एडवाइजरी बोर्ड में कौन होगा, एक हाई कोर्ट का जज होगा। वही ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो ये हिरासत है इसको 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना है। ठीक, अब ऊपर वाले के एक्सेप्शन है कि जो हमने पढ़ा था ना कि सामान्य परिस्थितियों में अगर पुलिस गिरफ्तार करने आएगी, ठीक है, तो आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त है। अब किन को अधिकार नहीं है ये, ठीक है, तो अगर हमारा किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो उसके जो सदस्य होंगे, उसके जो नागरिक होंगे हमारे देश में, उन्हें बोला जाएगा क्या, एनिमी एलियन। ठीक है, तो एनिमी एलियन को ये ध्यान रख लेना, ये वाला अधिकार प्राप्त नहीं है। मतलब पुलिस उनको जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है बिना कारण बताओ नोटिस के। ठीक, तो उस देश का नागरिक जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा है तो उसको ये चीज़ नहीं मिलेगी। इसके अलावा निवारक निरोध मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन, अपराध रोकने के लिए हिरासत में लेना, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या फिर ऊपा या फिर टाडा। ठीक है, टेररिज्म एक्ट वाला, हथियार वगैरह रखने को लिए, जो आपने सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना होगा कि गबरू ते केस जेड़ा संजय दत्त थे, तो उसके ऊपर एक गाना बना था कि उसके ऊपर अवैध हथियार है, ऐसे संजय दत्त के ऊपर। ठीक है, तो इन सब कारणों में तो यहाँ पर वो अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। कौन से, वो 4। ठीक है, सावधान, इन लोगों को 24 घंटे में पेशी या वकील करने का अधिकार नहीं मिलता। ठीक है, तो ना तो इसको मिलेगा ना ही इसको मिलेगा जब आपकी गिरफ्तारी किसके आधार पर होगी, शक के आधार पर होगी। क्लियर। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो आर्टिकल 21 पढ़ा, किसके रिगार्डिंग था, जीवन में। तो आपसे आपकी लाइफ जब छीनी जाएगी तो किसके तहत छीनी जाएगी, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्लस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत छीनी जाएगी। केस याद रख लेना, मेनका गांधी केस, और इसी में आया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, आर्टिकल 21 से 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है, शिक्षा से ले, तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट कब, 2009 में 25% का आरक्षण, कहाँ पर, प्राइवेट स्कूलों में, किसके लिए, गरीब बच्चों के लिए। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 22, तो गिरफ्तारी से संबंधित है। ठीक है, तो वही 4 राइट याद रख लेना, और निवारक निरोध वाला याद रख लेना। निवारक निरोध में अधिकतम जो हिरासत रहेगी वो आपके पास कितने महीने की रहेगी, 3 महीने की। बढ़ानी है तो एडवाइजरी बोर्ड का गठन करना पड़ेगा। हुआ यहाँ तक क्लियर।